Okay, everyone, how are you? I hope you can see the screen. You can hear me as well, right? Just a minute. Yeah, good morning. Thanks. Just a minute. Okay, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग का है. Last class में what was the topic that we covered? Just a minute, हाँ. ठीक है. So last class में what was the topic that we covered? Everybody, can you just help me with that? Last class में हमने क्या cover किया था? Hello, am I audible? Yeah, degree of freedom, correct. Yeah, degrees of freedom. तो ओके सी सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कवर किया था. आई थिंक इट वाज अंडर इंटरनल एनर्जी, राइट? रेडी? इट वाज अंडर इंटरनल एनर्जी, है ना? ठीक है. तो इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया सबको? तो इंटरनल एनर्जी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. बताओ इंटरनल एनर्जी होता क्या है? एवरीबॉडी, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनल एनर्जी? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. देखो, इंटरनल एनर्जी हमने लिखा बेसिकली क्या था? F/2 nRT किसके लिए? गैस के लिए, राइट? F/2 nRT गैस के लिए, राइट? बिकॉज वी आर बेसिकली कंसर्न विद द गैस, राइट? हम ज्यादा चीजों की बात तो करेंगे नहीं, ठीक है ना? तो हम तो सिर्फ गैस के लिए ही बात कर रहे हैं. तो अब जैसे कि हमने देखा कि F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, राइट? अच्छा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है क्या? एवरीबॉडी, ये तो बताइए. ठीक है. और हम बता सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. लेट्स से वी टॉक अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेट अस से आई एम राइटिंग du, so it will be proportional to dt. Is that clear? Everybody, is that clear or not? जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे du की, तो it will be proportional to dt. ठीक है. अच्छा, एक चीज और है. मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो होगा ना? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज है, इसको लिख लीजिए. राइट इट डाउन.
डन एवरीवन? ओके। अच्छा ये बताओ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du अपॉन चेंज इन प्रेशर dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जीरो होगा क्या? एरिडी, ये वाली टर्म जीरो होगी क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो ऑब्वियसली ये जीरो होगा। इतना ही नहीं, du अपॉन dv भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं तो ये भी जीरो आना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए? क्लियर है ना? तो राइट इट डाउन। ओके। अच्छा हमने लिखा इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हर बार सही है क्या? एवरीडी, इज इट ट्रू एवरी इन एवरी केस? मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? ओके। अच्छा मान लो तुम्हारे पास एक केस है, H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, ये दूसरी है ओम। दिस इज द सेकंड स्लाइड, ठीक है? तो अब H2O लिक्विड जो है H2O गैस में कन्वर्ट हो रही है एंड दैट द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, इज इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट या फिर चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पे तुम सोचोगे ना तो इंटरनल एनर्जी, यदि तुम सोचो इसको UN बोलते हो और इसको इंटरनल एनर्जी को U2 बोलते हो, तो तुम्हें लगता है दोनों सेम इंटरनल एनर्जी पे होंगे, सेम टेम्परेचर पे हैं, बट फिर भी क्या विल दे हैव द सेम इंटरनल एनर्जी? अब होता क्या है, U2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन UN। देखो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पे गैस मिलता है, तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी गैस की यानी वेपर की ज्यादा है बेसिकली लिक्विड से। इसका रीजन क्या है? देखो इंटरनल एनर्जी जो है ये F/2 nRT होता है, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी तो डिपेंड करता है। तुम्हें नहीं लगता है वाटर गैस के ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? लिक्विड की मूवमेंट तो होती ही नहीं है ना, गैस की ज्यादा मूवमेंट्स होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है H2O गैस में ज्यादा है और H2O लिक्विड में कम है। ये बात समझ में नहीं आ रही है? श्रेयस तो अलग ही कहानी लेके आता है। श्रेयस इज सेइंग एनर्जी इज कंजर्व्ड सो UN इज इक्वल टू U2। एनर्जी कंजर्व है इस प्रोसेस में, इस सिस्टम का। कैसे सोच रहे हो तुम? किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो एनर्जी तो आ रही है ना सिस्टम में, कंजर्व तो रहेगा ही ऑब्वियसली। UN U2 कैसे हो जाएगा यार? अपने आप थोड़ी बोल रहा है, भूतिया थोड़ी है कुछ भी। अरे H2O लिक्विड जब H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी कहीं से ले रहा होगा या फिर अपने आप कन्वर्ट हो रहा है? ये बताओ ऑलरेडी, जब H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या इस सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है? ऑब्वियसली वो एनर्जी कहीं से ले रहा है। इज दैट क्लियर? और जो एनर्जी वो ले रहा है इट इज गोइंग इन इंक्रीजिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इज दैट क्लियर? दैट एनर्जी इज गोइंग इन इंक्रीजिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको बोलते हैं ना लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, नाम सुना है? क्योंकि हीट दिया बट टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, सो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो जाता कहाँ है हीट? वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ाता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो लिक्विड से ज्यादा गैस में है, तो गैस की हायर इंटरनल एनर्जी है ऑल्दो दे आर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है? तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में फंक्शन होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का और टेम्परेचर का। नॉर्मली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? नॉर्मली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं होते। लिक्विड में देखो लिक्विड में तो मूवमेंट है ना, लिक्विड में सी वो हम बता रहे हैं तुम्हें सुनाइए, ठीक है? F/2 nRT is applied for gases। लिक्विड के पार्टिकल्स मोबाइल होते हैं, they can move, right? Is that clear? They can move, however there is no आप देखो उनका जो मूवमेंट है उसको बताने के लिए कोई थ्योरी नहीं है। गैस के लिए थ्योरी है,
ठीक है, बट इन जनरल तुम मान के चलो कि लिक्विड के मूव पार्टिकल्स मूव थोड़ी कर सकते हैं, अब गैस तो कहीं भी चला जाता है ना, तो पॉसिबल मूवमेंट्स तो गैस में ज्यादा है ना, ये तो तुम समझ ही रहे हो। ये तो हम क्वालिटेटिव सेंस में भी कंपेयर कर सकते हैं, ऑल्दो हमारे पास लिक्विड के लिए इस तरह की कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो अब होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइडेड डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी फेज चेंज होगा, फेज चेंज समझते हो, फेज चेंज जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ, तो ऐसे केसेस में सेम टेम्परेचर पे भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइडेड देयर इज नो नथिंग लाइक फेज ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन। इसमें किसी को डाउट है? एवरीडी क्लियर है? श्रेयस तुम्हें क्लियर हुआ? ठीक है, इसको लिख लीजिए थोड़ा ऊपर। डन एवरीवन? ओके, U2 U1 से ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो गैस है ना भावेश, और गैस के अंदर पॉसिबल मूवमेंट ज्यादा है इसके कारण। ठीक है भावेश? अरे खुद सोचो ना, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है कि गैस की ज्यादा होती है? ये तो तुम लोग जानते ही हो, एनर्जी देने पे गैस की ज्यादा होती है। ये तो जैसे गैस स्टेट में हमने पढ़ा था ना, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा गैस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओ तो गैस मिलता है। तो अब क्यों कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को? ये तो बहुत बेसिक चीज है ना। जैसे जब हमने गैस स्टेट इंट्रोड्यूस किया था तो ही ये बताई थी बात। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है, Cl2 गैस अपने पास है, Cl2 एक मोल है, ठीक है ना, जो कि डिसोसिएट होकर के 2Cl बनाता है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर में 300 केल्विन होता है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ गैस। क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी? प्रथमेश इज जूल RT/2। एक सेकंड ना, ठीक है प्रथमेश, तुम्हारा आंसर सही है। एक सेकंड, सर आई दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा जरा सोचो, इनिशियली क्या था? हाँ RT/2 आएगा,
इनिशियली क्या है, UI, तुम्हारे पास 1 मोल डायटोमिक गैस है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, तो 5/2 RT होगा इनटू 1 मोल। फाइनली तुम्हारे पास 2 मोल Cl2 है, तो और एक मोनोएटॉमिक का होता है 3/2 RT, ठीक है, तो ये हो गया 3/3 RT। तो चेंज कितना है, दिस इज 2.5 RT एंड दिस इज 3 RT, तो चेंज कितना हो गया एवरीबॉडी, चेंज आया ना RT/2, इज दैट क्लियर? और इसको तुम निकालते हो तो 25/3 इंटू 1/2 इंटू 300 आएगा, तो ये 150 है और ये 75 है, तो इतना जूल आएगा ना, 25 इंटू 75 जूल आएगा, इज दैट क्लियर? तो ये सबको समझ में आ रहा है? देखो हमने सेम टेम्परेचर पे कर दिया ना, सेम टेम्परेचर पे किया है डिसोसिएशन, तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो गया। U2 कैसे निकाला सलोनी? U2 ऐसे निकाला कि फाइनली अपने पास 2 मोल है ना क्लोरीन गैस के, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 RT से, मोनो एटॉमिक का होता है ना 3/2 RT, और अपने पास 2 मोल है, तो 2 मल्टीप्लाई किया 3/2 RT को। R25/3 क्यों? अरे R की वैल्यू क्या होती है जूल में, जब हमें जूल में निकालना होता है तो R की वैल्यू क्या लेते हैं ऑलरेडी? ट्वेंटी फाइव बाई थ्री तो लेते हैं। ध्यान एवरीवन। ओके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक तरह से हमने इंटरनल एनर्जी सीखा, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना? इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी रोल है, समझ में आ रहा है? रजत सेज 25/3 या 25/2, रजत सवाल पूछ रहा है कि यहाँ 25/3 लेंगे या 25/2 लेंगे, बताओ क्या लेंगे? एवरीबॉडी आप लोग बताइए, 25/3 लेंगे या 25/2? अरे अभी आप लोगों ने गैस स्टेट पढ़ा है, वहां पे आर का वैल्यू याद नहीं है तुम लोगों को यहाँ पे? अच्छा ये बोल रहे हो क्या, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बोल रहे हो? ये 50 × 25 आएगा, इसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, वो कैलकुलेशन का समझ गया मैं, ये 100 आएगा और यहाँ 50 आएगा, यही ना? ठीक है, ओके। 1250 देख लो कितना आ रहा है। हाँ 1250 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मतलब क्लियर है ना सबको अब, एवरीडी? ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम। देखो अभी हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, इंटरनल एनर्जी के बारे में हो गया क्लियर, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करते हैं वर्क की। अब वर्क हम कैसा करने वाले हैं, मैकेनिकल, ये तो सबको पता है ना एवरीडी, वर्क हम करने वाले मैकेनिकल। अब बताओ हम कौन सा स्टेट लेने वाले हैं, सॉलिड लिक्विड या गैस?
एवरीडी हम क्या लेने वाले हैं सिस्टम के अंदर? सॉलिड लेंगे, लिक्विड लेंगे या गैस लेंगे? ठीक है, गैस लेंगे। गैस क्या, गैस लेने का कोई रीजन? एवरीडी गैस लेने का कोई रीजन? गैस क्योंकि एक्सपैंड करता है, कंट्रैक्ट करता है, राइट? तो देखो मान लो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पिस्टन का, और इसके अगेंस्ट हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रखा है। इस पिस्टन के अगेंस्ट हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगा रखा है, ठीक है? तो अब होगा क्या, यदि लेंथ बढ़ता है और ऐसा बोलते हैं डीएल ग्रेटर देन जीरो, तो डीएल ग्रेटर देन जीरो यानी ऊपर चला गया, तो एक्सपेंशन हुआ ना एवरीडी। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना? और डीएल लेस देन जीरो पे क्या होता है? कंप्रेशन। एवरीडी ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेंथ बढ़ रहा है यानी एक्सपैंड हो रहा है, लेंथ कम हो रहा है यानी कंप्रेस हो रहा है। ये बात तो सबको क्लियर हो रही होगी। तो अब मान लो लेंथ डीएल जाता है, तो वर्क डन डी डब्ल्यू क्या आएगा? हम लिख सकते हैं एफ डीएल। एवरीडी यदि डीएल लेंथ एक्सपैंड होता है या कम होता है या ज्यादा होता है, तो कैन वी राइट वर्क डन इज डी डब्ल्यू। अब देखो डीएल ग्रेटर देन जीरो है तो वर्क डन एक्सपेंशन में नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या हम लिख सकते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू इज माइनस एफ इंटू डीएल। ओके, अब फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएल, बिकॉज प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स हो गया प्रेशर इंटू एरिया। अब ए इंटू डीएल क्या होगा एवरीबॉडी? ए इंटू डीएल को हम लिख सकते हैं डीवी। डीएल क्या है यहाँ पे? डीएल लेंथ है इस क्रॉस सेक्शन का, जैसे पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, राइट? तो ये लेंथ चेंज होगा ना। इज दैट क्लियर? ये लेंथ है जिसके क्रॉस हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ये अपना आ गया डी डब्ल्यू इज माइनस पी डीवी। राइट, माइनस क्यों लगाया? अच्छा कोई बता सकता है माइनस क्यों लगाया? व्हाट इज द रीजन व्हाई हैव वी पुट माइनस ओवर हियर? एनीबॉडी कोई बता सकता है माइनस क्यों लगाया? एनीबॉडी? देखो एक्चुअली हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब सिस्टम एक्सपैंड होता है तो वर्क डन हम नेगेटिव रखते हैं, एक कन्वेंशन होता है, राइट? और जब सिस्टम कंप्रेस होता है तो वर्क डन हम पॉजिटिव रखते हैं। तो अब देखो जब डीएल ग्रेटर देन जीरो है तो हमको वर्क डन तो नेगेटिव दिखाना है, तो माइनस लगाएंगे। अब जब डीएल लेस देन जीरो है, ठीक है, तो ये क्या होगा, उससे नेगेटिव आएगा तो हमें माइनस लगाना है। तो एक्चुअली साइन कन्वेंशन जो था अपना वो वैसा ही था, राइट? कि एक्सपेंशन में नेगेटिव रखना है और कंप्रेशन में पॉजिटिव रखना है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने माइनस लगाया यहाँ पे। डन एवरीवन? नहीं नहीं, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों केस में लगेगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। जब डीएल ग्रेटर देन जीरो है तो देख लो डी डब्ल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक्सपेंशन हो गया। डीएल लेस देन जीरो है तो ये नेगेटिव हो गया, तो डी डब्ल्यू उस केस में पॉजिटिव आएगा। दोनों के लिए लगेगा ना ये। इज दैट क्लियर? ओके कोई बात नहीं। और कितने लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही है?
एवरीबॉडी माइनस साइन कितने लोगों को समझ में आ गई कि माइनस क्यों लगाया गया है? ओके अच्छा, ये लिख लिया है सबने? ओके और माइनस साइन नहीं है, ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों माइनस साइन लगाया? ओके सी, तुम्हें कन्वेंशंस याद है जो हमने क्लास में लास्ट क्लास में पढ़े थे? क्या कन्वेंशंस क्या थे? श्रेयस बताओ कन्वेंशंस क्या थे? राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट वर द कन्वेंशंस। एक बार बताओ व्हाट वर द कन्वेंशंस फॉर वर्क डन इन द लास्ट क्लास व्हिच वे डिस्कस्ड। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, कन्वेंशंस पढ़े थे, राइट? कैन यू प्लीज टेल मी दोस कन्वेंशंस? वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, तो जब सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ये बताइए कंप्रेशन होगा, हमने यही पढ़ा था। ऑन द सिस्टम को अपन बोल रहे थे पॉजिटिव और बाय द सिस्टम को हम क्या बोल रहे थे? नेगेटिव। ये सबको याद है? ये याद नहीं है? एवरीडी ये सबको याद है? तो ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तुमने पिस्टन को कंप्रेस किया या नहीं? तुम सिस्टम पे बैठ गए थे, सिस्टम को कंप्रेस किया था, राइट? बाय द सिस्टम का मतलब सिस्टम तुम्हें ऊपर फेंक रहा था, तो ये एक्सपेंशन हो गया और एक कंप्रेशन हो गया। इन दोनों बातों में कन्विंस्ड हो? तो अब कंप्रेशन होगा तो ये वाली लेंथ कम हो जाएगी ना, तो कंप्रेशन में डीएल नेगेटिव होगा क्योंकि चेंज जो है वो बेसिकली लेंथ कम हो रहा है। ये वाली बात क्लियर है? और यहाँ एक्सपेंशन में ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे डीएल पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे तुम्हें वर्क डन क्या रखना है? यहाँ पे तो वर्क डन पॉजिटिव रखना है ना, और यहाँ पे वर्क डन क्या रखना है? नेगेटिव। लेकिन फॉर्मूला तो वर्क डन का यही है, डी डब्ल्यू इज एफ इंटू डीएल। तो यहाँ पे एफ इंटू डीएल नेगेटिव है तो तुमको वर्क डन पॉजिटिव दिखाना है, और यहाँ पे जब डीएल पॉजिटिव है तो यहाँ पे तुमको वर्क डन नेगेटिव दिखाना है। तो तुम क्या करोगे? यानी डीएल का साइन वर्क डन के साइन के ऑपोजिट आ रहा है दोनों केस में, तो अब क्या करोगे तुम बताओ? माइनस लगाओगे ना, तो वही तो लिखा है मैंने वहां पे। लिख लो, इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट डाउन। स्क्रॉल अप करूं? कंप्रेशन में भी नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, कंप्रेशन में लेंथ कम होता है ना, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। सलोनी डन। ओके, तो अभी सब लोगों को क्लियर है कि वर्क डन हमने कैसे लिख दिया? माइनस एफ डी एल, ये लिख लिया है ना तुमने? ओके, तो वर्क डन हमने लिख दिया माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एल, जिसको हम फाइनली माइनस पी डी वी लिख सकते हैं।
राइट इट डाउन. So see everyone, work done dW can be written as minus FDL which is PdV minus PdV. I hope it is clear. अब देखो यहाँ पे वर्क डन को हम माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लिख सकते हैं क्या? एवरीबॉडी पी एक्सटर्नल डीवी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही काम कर रहा है ना. मान लो जैसे एक केस बताते हैं, यहाँ पे पी एक्सटर्नल लगाया है और पी एक्सटर्नल यदि जीरो है, पी एक्सटर्नल यदि जीरो है तो वर्क डन तुम्हें नहीं लगता है जीरो होगा? इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, यानी गैस कोई प्रेशर है ही नहीं, ये कहीं भी एक्सपैंड कर जाता है, तो यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा. तो वर्क तो तभी मेजर कर पाएंगे ना जब एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा होगा. तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो मेजर करता है वर्क डन, तो इसको इसकी जरूरत है ना हमें वर्क डन मेजर करने के लिए. तो वर्क डन को हम लिखते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डीवी. डन एवरीवन? ये लिख लिया सबने? ओके. देखो कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम पीवी डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ वर्क फ्रॉम पीवी डायग्राम. अच्छा हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से वर्क डन निकाल सकते हैं क्या? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से वर्क डन निकाल सकते हैं. अच्छा जैसे मान लो जैसे ये तुम्हारे पास P है और ये V है. अब मान लो सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से जा रहा है फाइनल स्टेट B पे, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे एवरीबॉडी? कोई आइडिया लग रहा है? एवरीबॉडी कैसे निकालेंगे? मान लो तुम्हें निकालना है DW, तो तुम यही करोगे ना, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे DV, ठीक है, और उस पॉइंट पे निकाल लोगे वर्क डन माइनस P DV. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक छोटा सा एलिमेंट डीवी के लिए यदि हमें वर्क डन निकालना है तो हम यहाँ पे माइनस पी डीवी लिख सकते हैं ना. तो यदि हमें पूरा ए टू बी के लिए निकालना है वर्क डन तो हमें क्या करना पड़ेगा एवरीबॉडी? हमें पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. तो यदि हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या लिखेंगे? एक सेकंड. वर्क डन का इंटीग्रल हो जाएगा ना ए से बी के बीच में जितने भी डी डब्ल्यू इस तरह से छोटे छोटे हैं, यहाँ से निकालेंगे तो हमें डी डब्ल्यू मिलेगा, उन सबको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस पी डी वी फ्रॉम ए टू बी, यानी एरिया अंडर द पीवी कर्व. ये क्लियर है? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व. ओके राइट इट डाउन. So everybody done? Okay. वेट करो.
डन एवरीवन नाउ? अच्छा, अभी भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? अभी भी हम लोग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ही पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? मैंने बताया था ना कि पिक्चर में क्या होता है, बताते हैं कई बार परिवार बड़ा होता है तो ये चाचा है, फूफा है, तो अभी वही चल रहा है। ठीक है, वी आर ऑल्सो स्टिल स्टडिंग दी और गोइंग थ्रू दी टर्मिनोलॉजीज, है ना? अभी फैमिली का डिस्क्रिप्शन ही चल रहा है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस समझते हो? साइक्लिक मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? साइकिल मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहां बस वहीं आ गए, समझ में आ रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। मतलब साइकिल जरूरी नहीं है सर्कल ही हो, ये भी साइकिल है, ठीक है? कोई भी साइकिल हो सकता है, ये भी साइकिल है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट यदि सेम है, बट ये साइकिल नहीं है, ठीक है एवरीडी? ये साइकिल है क्या? यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ वापस आ गए, ये साइकिल नहीं है, ये सब साइकिल है, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन वाली जो चीज है वो साइकिल नहीं है, ये सब साइकिल है। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? ये लिख लीजिए। रिटन एवरीवन? फर्स्ट लाइन से वापस उसी पॉइंट पे नहीं आएगा ना, फर्स्ट लाइन से उसी पॉइंट पे वापस आएगा तो साइकिल नहीं होगा, ठीक है? साइकिल का मतलब एक ऐसा पाथ होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट एक से ज्यादा लाइन हो। क्लियर? एफ एक्सटर्नल कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है तुम्हें? आदित्य, व्हाई डू यू नीड दिस राइट नाउ? यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर ही नहीं रहे ना, कहाँ से आ रहा है? वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट इट, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। सी, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है ना, गैस एक्सपैंड कर सकता है तो उसके कारण काम हो रहा है, ठीक है? जैसे ये हमने एक बना दिया साइक्लिक प्रोसेस, पॉइंट ए से जा रहे हैं और वापस पॉइंट ए पे ही आ रहे हैं, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। वी आर गोइंग लाइक दिस, ठीक है? हम इस तरह से जाके वापस आ रहे हैं और ये अपना प्रोसेस है। तो अब ये इस प्रोसेस के अंदर कैन यू टेल मी कि इस प्रोसेस के अंदर कैन यू टेल मी कि बताओ वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Everybody, can you tell me whether the work done is positive or negative? Last slide. एक सेकंड, ये लो। ओके, यहाँ पर देखिए वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात हमें बतानी है। तो अब देखो यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं ए से बी, तो अपन ए से बी की बात करते हैं, ठीक है? तो ए से बी ये वाला पार्ट आएगा, दिख रहा है?
तो ए से बी वाला पार्ट जो है ना, वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है और वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, राइट। और जो बी से ए वाला पार्ट है उसके अंदर कंप्रेशन हो रहा है। तो अब ये वाला जो पार्ट, उसको थोड़ा एक अलग कलर से दिखा देते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो वर्क डन क्या हुआ बताओ? नेट एरिया ऐसा लिखे, नेट एरिया अंडर पीवी कर्व, ये आ जाता है वर्क डन। और ये कुछ होगा इस तरह का, ये वाला रीजन, ये जो अंदर में पड़ रहा है ना, ये हो गया एरिया अंडर द पीवी कर्व। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये क्या आएगा बताओ? ये तो ओवरऑल नेट नेगेटिव ही आएगा ना, कोई दिक्कत है? और ये साइकिल कैसा है? दिस इज क्लॉकवाइज साइकिल और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, बताओ एवरीबॉडी, इट इज अ क्लॉकवाइज साइकिल। राइट इट। नेट नेगेटिव क्यों सलोनी? बिकॉज यहां पर जो ए से ऊपर स्क्रॉल करो, लो सिद्धेश कर दिया ऊपर स्क्रॉल। नेट नेगेटिव इसलिए सलोनी बिकॉज ए से बी जब अपन जा रहे हैं तो ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा? ए से बी वाला एरिया ज्यादा है और बी से ए वाला एरिया कम है ना, तो ज्यादा नेगेटिव वाला पार्ट है और अपना पॉजिटिव वाला पार्ट कम है। सलोनी, इज दैट क्लियर? एरिया अंडर द वर्क, यदि क्या पूछ रहे हो, एरिया अंडर द पीवी कर्व वर्क है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एरिया कैसे नेगेटिव हो सकता है? अरे एरिया नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये कन्वेंशन के हिसाब से है ना। एफडीएल जो था उसमें कन्वेंशन हमने माना था, उसके बेसिस पे बोला था कि एक्सपेंशन में नेगेटिव है। तो नेट नेगेटिव का मतलब है कि एक्सपेंशन वाला पार्ट ज्यादा डोमिनेंट है। नेगेटिव वो कन्वेंशन के हिसाब से होता है, एरिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा ना तुम्हें। ठीक है आदित्य? एरिया ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड देगा, तो हम तो अपना कन्वेंशन डिफाइन किए हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं ना। इज दैट क्लियर नाउ? सिद्धेश, अच्छा कितने लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी कैसे हमने पॉजिटिव बताया? सिद्धेश तो ठीक है, अंडरस्टूड यू। नहीं समझ में आया तो मैं, एनीबॉडी एल्स जिसको ये समझ में नहीं आया कि वर्क डन कैसे नेगेटिव है? और कोई है? देखो हम पॉइंट ए से बी जा रहे हैं, राइट? वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूविंग टू पॉइंट बी। तो जो नेट एरिया है वो ये वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया ज्यादा है, तुम्हें नहीं दिख रहा? ए से बी के अंदर जो एरिया आएगा वो ज्यादा आएगा। तो एरिया ए एक्सपेंशन का केस है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। एज यू कैन सी वॉल्यूम फ्रॉम ए एज वी आर मूविंग टू बी इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रही है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज एक्सपेंशन, वर्क डन शुड बी नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना? तो अब एरिया जब हम ए से बी के तरफ जाते हैं तो ज्यादा कवर हो जाता है पीवी ग्राफ के अंदर, राइट? बट जब हम बी से आते हैं ए की तरफ, राइट, जब हम बी से आते हैं ए की तरफ, तो तुम्हें नहीं लगता है कि एरिया जो अब पीवी ग्राफ के अंदर कवर हो रहा है वो रिलेटिवली कम है, राइट? इज दैट क्लियर? एरिया जो अब पीवी ग्राफ के अंदर कवर हो रहा है दैट इज रिलेटिवली लेस, है ना? तो अब ये जो एरिया है वो करस्पॉन्ड करता है किसको, बताओ? इट करस्पॉन्ड्स टू, टेल मी, ये करस्पॉन्ड किसको करता है?
अरे वो एक्सपेंशन को कर रहा था, ये कंप्रेशन को कब करता है, तो कंप्रेशन में तो पॉजिटिव आएगा ना। इज दैट क्लियर? तो अब जो नेट हो रहा है, नेट नेट एरिया अंडर द पीवी कर्व, वो तो क्या आएगा बताओ? नेट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा ना। राइट, तो क्लॉकवाइज कैसे हुआ? अरे भाई घड़ी देखी है तुमने? कैसे घूमता है घड़ी? हैव यू सीन अ क्लॉक, हाउ डज इट रोटेट? उसको एक बार देखो कैसे घूमता है, और यहाँ देखो साइकिल का डायरेक्शन कैसा है। डू यू थिंक कि दोनों एक जैसे चल रहे हैं? इसलिए इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। द वे द क्लॉक, जिसके जो साइकिल है वैसे ही चल रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं ना? नहीं नहीं, मैंने पहले क्लॉकवाइज वो पूछ रहा था कि क्लॉकवाइज ही क्यों, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं? अरे भाई एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेंगे, दूसरा केस होगा वो। मैंने ऐसा कहाँ बोला है, हमने क्लॉकवाइज के लिए पहले पढ़ा है। एक केस जो था वो हमने क्लॉकवाइज के लिए किया, अब हम एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। जैसे ये है ना, तो ये पॉइंट स्टार्ट करो, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें देख लो, जो ए टू बी है वो ज्यादा एरिया है ना। ए टू बी तुम्हें दिख रहा है क्या है, ये कंप्रेशन है। ठीक है, तो ए टू बी वाला जो एरिया हम सपोज इस तरह से देख सकते हैं, ये ए टू बी वाला जो एरिया है वो ज्यादा है, और जब हम बी टू ए वाले एरिया की बात करेंगे जो कि एक्सपेंशन है, तो वो कम है। तो इस बार जो एरिया अंडर पीवी कर्व आ रहा है, एरिया अंडर पीवी कर्व, वो पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इस वाले साइकिल में पॉजिटिव है, इस वाले साइकिल में नेगेटिव है, और पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है। इज इट क्लियर नाउ और स्टिल यू हैव डाउट? सिद्धेश तुम्हें समझ में आया? तो राइट इट डाउन। बट तुम्हें क्या लगता है हमें क्लॉकवाइज और एंटी, अच्छा पहले लिख लो इसको। ओके, अच्छा
A to B कंप्रेशन कैसे? अच्छा, कंप्रेशन मतलब क्या होता है बेटी? कंप्रेशन का मतलब क्या होता है बताओ कल्पेश? कंप्रेशन बोले तो क्या? कंप्रेशन तो क्या समझते हो? वॉल्यूम कम करना, राइट? तो अब ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता है वॉल्यूम कम हो रहा है? देखो, ए पे वॉल्यूम ज्यादा था, बी पे वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम होने का मतलब कंप्रेशन होता है। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ए टू बी हमने कंप्रेशन इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन इसलिए बोल रहे हैं। फिर हम जब बी से ए की तरफ वापस आ रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको एक्सपेंशन बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या इस तरह से हम याद कर लें कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा? हम ऐसा याद कर लें, ठीक है क्या? एवरीडी, सो शुड वी रिमेंबर दिस? ये लिख लिया तुमने? मान लो ग्राफ ऐसा कुछ बना दिया तो मतलब पीवी पढ़ते आ रहे हो और दुनिया ही बदल दे एग्जाम में, तो वीपी कर दे, अब क्या करोगे? तो एकदम से वक्त और जज्बात दोनों बदल जाएंगे इस बार। अब बताओ अब क्या होगा? अब ये लो क्लॉकवाइज ही है, अब क्या ये पॉजिटिव होगा? सॉरी, क्लॉकवाइज में क्या आ रहा था अपना? क्लॉकवाइज में नेगेटिव आ रहा था, तो अब ये नेगेटिव होगा क्या? अब जरा बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये भी क्लॉकवाइज है। सिद्धेश तुम बता पा रहे हो? तो बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फिर से तुमको ग्राफ को बनाना पड़ेगा ना, इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? जबकि ये क्लॉकवाइज है, तो एक्चुअली में याद करने की जरूरत नहीं हो, तो कहीं भी चेंज कर सकता है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा कुछ साइकिल का याद नहीं करना है कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं याद करने की। आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा फाइनली। हाँ, दोनों ग्राफ को इंटरचेंज कर सकते हो तुम, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस इतना बोल रहा हूँ कुछ याद मत करो कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है? ओके, डन एवरीवन? अच्छा, एक्चुअली में हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना ए टू बी, उसको तुमको इस तरह से लिखने पड़ेंगे, देखो उसको तुम्हें इधर लिखना पड़ेगा ए, क्योंकि एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है हम वॉल्यूम के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं, ठीक है एवरीडी? वॉल्यूम के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं। तो अब तुम देखोगे तो वॉल्यूम के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं, तो ए टू बी जो आएगा, ए टू बी क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, और बी टू ए कंप्रेशन हो रहा है, राइट? इज दैट क्लियर? नहीं, ए टू बी कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर हमने ए टू बी रखा है ना, तो ए टू बी कंप्रेशन है, और बी टू ए एक्सपेंशन है, तो कंप्रेशन ज्यादा आएगा रिलेटिवली, तो ये इसमें तो पॉजिटिव होता है और इसमें होता है नेगेटिव, तो नेट पॉजिटिव आ जाएगा, राइट? ठीक है, डाउट है? ए टू बी, बी टू ए टू बी दोनों जा रहे हैं ना भाई, तभी तो साइकिल होगा। अरे श्रेय, साइकिल का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट पे वापस आना, तो दोनों जाएंगे ना यार, कैसे सोचते हो? डन एवरीवन? तो इसका, ये तो क्लॉकवाइज था, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज बना के दिखाऊं या कर लोगे? वो तो समझ गए ना, दूसरा केस लेने की जरूरत तो नहीं है। मतलब एक तरह का एप्लीकेशन ही है, समझ गए ना करना क्या है बेसिकली? ओके।
लिख लिया इसको सबने? ओके ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट, देखो, एन आइडियल गैस is taken through या taken around cycle ABCA, ठीक है, in the PV diagram. Calculate the net work done in the cycle. ठीक है, अब डायग्राम बना देता हूं मैं, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। तुम्हारे पास ये है क्या, बुक है, एन अवस्थी का है ये, एन अवस्थी में पेज, मतलब यदि बुक है तो, बुक अभी है क्या सबके पास, खोल के रखा है क्या? ठीक है, फिर यदि बुक है, नहीं है तो लिख देता हूं मैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। प्रेशर है P1 और इधर है 6P1, इधर वॉल्यूम है V1 और इधर 3V1। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो A से B ऐसा, B to C ऐसा और C to A ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है, रेडी। अब ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 12P1V1, 6P1V1, C 5P1V1 और D P1V1, ये हो गया। अरे क्वेश्चन तो लिख दिया मैंने, अब तो सॉल्व कर लो। साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, अरे ए से बी गया, देखो ना, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आएगा। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, अब क्यों पेज नंबर की जरूरत है? आई हैव रिटन द क्वेश्चन। आंसर बताइए अब। चलो ठीक है, दो बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, बाकी लोग बताइए। सबका आंसर आया? अरे एरिया अंडर पीवी कर्व निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो बेस क्या है तुम्हारा 2V1 है और हाइट क्या है तुम्हारा 5P1 है। तो देखो ना क्या है, 5P1V1 नहीं आ गया तो बहुत आसान था। एरिया अंडर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। क्या डाउट है इसमें? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सी में किसी को डाउट है कैसे निकाला? क्लियर है सबको ना? एरिया अंडर द कर्व निकाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकाला है, सिर्फ उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ओके okay. कुछ क्वेश्चन हमें करने होंगे अभी। आप लोग यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हो क्या? डू यू हैव द बुक विथ यू? अदरवाइज आई विल राइट द क्वेश्चन। नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है, नो इश्यूज। तो आई विल गिव यू क्वेश्चंस। आगे बढ़ जाए, इसको आगे बढ़ा देना, ये तो कर हो गया सबका।
ओरली क्वेश्चन पेज नंबर 2, अरे लेवल 1 का 21, लेवल 1 थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन 21। मैं लिख ही देता हूँ, ग्रुप पे इमेज भेजूंगा, दैट विल टेक टाइम। इससे अच्छा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये V1 है, ये V2 है, ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, तो इस तरह से साइकिल चल रहा है। ठीक है रेडी, ये इस तरह से साइकिल चल रहा है। साइकिल का डायरेक्शन दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज है, मतलब ये समझ में आ रहा है सबको? इसमें किसी डाउट है? इसमें भी आपको एरिया वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या है? ये सॉरी, ऑप्शन ए है पाई P1 माइनस P2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी है पाई V2 माइनस V1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी है पाई बाई 4 P2 माइनस P1 V2 माइनस V1। और ऑप्शन डी है पाई V2 माइनस V1 का स्क्वायर। क्या होगा एवरीबॉडी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा ना, सी। अरे डायमेंशनली देखोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चाहिए ना, डायमेंशनल एनालिसिस में तो करना है। सी में स्क्वायर नहीं होगा, क्यों होगा? P इंटू वी होता है ना डायमेंशनली वर्क डन एवरीडे। तो वैसे भी तो तुम देखोगे तो तुम्हारा आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। इलिप्स का एरिया जानते हैं ना क्या होता है? पाई ए बी होता है, पाई ए बी। यहाँ ए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है और बी सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, वैसे भी तुम देख सकते हो, तो वो भी तो कर दिया यहाँ पे। जरूरी थोड़ी है कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, जरूरी है एवरीबॉडी? और तुम इतना नहीं भी सोचते हो तो भी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सी बेसिकली डायमेंशनली भी तो P इंटू V वर्क डन होता है ना। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डायमेंशनली सही है ये। सिर्फ साइकिल हुआ तो एरिया अंडर साइकिल निकालो, और क्या। इज दैट क्लियर? यदि सिर्फ साइकिल है तो एरिया अंडर द साइकिल निकालो। ये क्वेश्चन नहीं समझा, समझना थोड़ी है तुमको, तो आंसर करना है ना, ये सोचो इसके बारे में। समझना तो कंसेप्ट होता है। सोचो इसके बारे में थोड़ा भी। सर्कल हुआ तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। हाँ, सर्कल होगा तो बराबर हो जाएगा। अरे ये सर्कल या इलिप्स कोई भी हो, अरे पाई इसमें एरिया देखोगे तो ए क्या है? P1 माइनस P2 बाई 2 है, पाई ए भी तुम लिख रहे हो ना। तो ए क्या है? P1 माइनस P2 बाई 2, सेम ही देखते हैं ना, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। और बी क्या है? V2 माइनस V1 बाई 2। तो पाई इंटू P2 माइनस P1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V1 बाई 2, तो 4 आएगा ना। वैसे सोच लो।
आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है? पर जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है वो भी सही हो सकते हैं। कैसे सही होंगे भाई? वो तो केस दिया ही नहीं है ना कि दोनों का डिफरेंस सेम है। न्यूमेरिकली करेक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है क्या? कर सकते हो? दे तो रहा हूँ क्वेश्चन सलोनी, डोंट वरी, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 एक्चुअली बुकलेट में मैं देता हूँ, बुकलेट से ही दे देता हूँ यदि बुकलेट में मिलता है तो। बुकलेट में है क्या? बुकलेट में है या नहीं है? हाँ, बुकलेट में भी है। बुकलेट में भी है, बुकलेट से करवा दूंगा, डोंट वरी। पहले ये कर लो। स्क्रीन शेयरिंग? अरे मतलब तुम्हारे पास बुक नहीं है क्या? क्वेश्चन है देखो, a sample of ideal gas is expanded from 1 meter cube to 3 meter cube, ठीक है, in a reversible process. ठीक है, for which P is equal to kV square, ठीक है ना? जहां पे आपको K लिखा है 6 बार पर मीटर क्यूब, तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय द गैस। अब ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं, निकाल लोगे ना? बार क्या होता है पता है? 1 atm इज हाउ मच? सी, बार नहीं पता आप लोगों को? एटीएम और बार अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है ना? अच्छा ठीक है, बार मीटर क्यूब में ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन क्या आएगा? माइनस पी डीवी, राइट, यही आएगा ना? तो पी क्या है? ये आएगा माइनस 6 v² डीवी, और इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से 3 के बीच में। ये क्या आया? -6, वही जैसे सॉरी v³/3 आएगा ना ये, तो यानी ये आएगा -2 3³ -1³। इज दैट क्लियर? अरे कुछ तो बोलो। तो अब सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आ रहा है बताओ? 52 आया? एवरीडे ये 52 आ गया ना? अभी आया तुम्हारा किसमें? बार पर मीटर क्यूब, तो ये 52 जैसे पी डीवी होता है, तो ये आ गया तुम्हारा बार इंटू मीटर क्यूब, ठीक है? तो 1 मीटर क्यूब 1 बार इज हाउ मच पास्कल बताओ? हमने एटीएम और बार अप्रोक्सीमेटली बराबर ही बताया था ना? तो ये आएगा 1 अप्रोक्सीमेटली 1.01 होता है, 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा तुम्हारा किसमें? अब आ जाएगा तुम्हारे ये जूल में, ठीक है? ये समझ में आया जूल में कैसे आएगा? इसको डिवाइड कर दो किलो जूल में करने के लिए, 10⁵ से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
लास्ट में कन्वर्जन कैसे किया? अरे 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली 1.01 into 10 raised to the power of 5 पास्कल। 1 एटीएम बराबर ही होता है ना अप्रोक्सीमेटली, तो वैसे किया। किसी को डाउट है? मीटर की पावर 6 दिया है बुक में, ठीक है, तो मीटर की पावर 6 एक सेकंड देख लेते, मीटर की पावर 6 ठीक है, तो मीटर की पावर 6 ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं वेदांत? तो कांस्टेंट है ना, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा वैसे। ओके, और किसी को डाउट है? ओके, तो एक दो क्वेश्चन और कर सकते हो वैसे, जैसे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारे बुकलेट का ये तो है ना सबके पास अभी, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत इजी है। इसका तो आंसर सबको आ गया होगा, एरिया अंडर द कर्व निकालना है सीधा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, रेडी? सबका आंसर आया 2 का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर दो। आया नहीं आया? किसी को डाउट है इसमें? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आगे बढ़ सकते हैं? एवरीडी, एवरीडी प्लीज रिस्पॉन्ड, आगे बढ़ सकते हैं? तो देखो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, अभी हमने इंट्रोड्यूस किया हीट, सॉरी हीट नहीं, वर्क, और वर्क के साथ इंट्रोड्यूस किया इंटरनल एनर्जी, राइट? अभी हमें एक और चीज इंट्रोड्यूस करना है। देखो हमने क्या पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम काम करता है, और वो सिस्टम को काम करेंगे तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा, राइट? तो अभी हीट हमने पढ़ा नहीं है ना, अभी हीट से इंट्रोडक्शन किया नहीं है। एवरीडे सिस्टम को हीट देंगे, सिस्टम काम करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, तो ये तीन चीजें तो मेन है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है। तो अभी हमने इसलिए इंटरनल एनर्जी पहले पढ़ा, वर्क डन पढ़ा, अभी हमें हीट पढ़ना है, ठीक है? ओके, तो अभी हीट क्या है बताओ? हीट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, क्यू से, सॉरी क्यू, देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्यू से ही हीट को रिप्रेजेंट करता है, एक कन्वेंशन है। तो अब बताओ हीट क्या होता है, डिफाइन हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैसे डिफाइन करोगे? एवरीडी डिफाइन हीट। बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट? ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी
which is transferred when there is temperature difference or when there is difference in temperature. Is that clear? Everybody, is that clear? ऐसा तो चलेगा ना? Okay. हीट कैपेसिटी नाम सुना है? हीट कैपेसिटी कोई जनरल हीट कैपेसिटी है, जनरल टर्म्स इंट्रोड्यूस कर, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको तुमने dq हीट दिया। अब हीट देने के बाद टेम्परेचर चेंज यदि dt आता है तो हीट कैपेसिटी हम लिखते हैं dq इज c इंटू dt। ये समझ में आ रहा है एवरीडी? यदि कैपेसिटी ज्यादा है हीट एब्जॉर्ब करने की तो dt कम होगा। dq एक सेम हीट दे रहे हो, यदि dq सेम रखते हो और हीट कैपेसिटी कम है तो चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, और यदि सेम हीट दे रहे हो हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो चेंज इन टेम्परेचर कम होगा। इज दैट क्लियर? तो यदि कैपेसिटी ज्यादा है तो dt कम होगा, यदि कैपेसिटी कम है तो dt ज्यादा होगा। तो हीट कैपेसिटी का मतलब हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, इट इज अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन या फिर इफ dq is equal to 1 joule and dt is equal to 1 kelvin then c will be dq। या फिर ऐसा ही लिख देते हैं ना सीधा, dt is equal to 1 kelvin और कुछ नहीं, तो c will be dq। so heat capacity कैसे डिफाइन करते हैं? it is the amount of heat required to change the temperature of substance by 1 kelvin। ऐसा चलेगा? ऐसा रखते हैं, ठीक है, पहले इसको लिख लो। अच्छा, अभी भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? ये नेक्स्ट क्लास भी इंट्रोडक्शन ही चलेगा, बहुत बड़ा परिवार है। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक टर्म्स ही चल रहे हैं अभी। मास क्या पूछना चाह रहे हो सुरेश? मास क्या? मास वाले टर्म ये तो जनरल डिफाइन किए ना, फिर आएंगे ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, मोलर हीट कैपेसिटी में। हाँ, इट दैट इज जनरल, फिर आएंगे मास वाले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। डन एवरीबॉडी? मास डिपेंडेंट है या नहीं हीट? पूछना क्या चाह रहे हो सिद्धेश? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे, म्यूट अनम्यूट किया है, बोलो। मास पे डिपेंड क्यों करेगा हीट? हीट इज एन एनर्जी, एनर्जी का मास से क्या संबंध है? हीट कैपेसिटी का मास संबंध हो सकता है, हीट का नहीं है। मास स्पेसिफिक में मल्टीप्लाई होगा, जनरल है अभी। ये लिख लिया सबने एवरीडी? So it is defined as the amount of heat required
to change the temperature of substance by 1 केल्विन। ठीक है, 1 केल्विन से टेम्परेचर चेंज करने पे जो हीट लगेगी उसको हीट कैपेसिटी हम बोलते हैं। रिटन एवरीवन? एवरीबॉडी रिटन? ओके, ओके। अब देखो कुछ और भी टर्म्स आते हैं, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। केमिस्ट्री में तो मोल में डिसाइड करते हैं ना, तो लोग मास मास पे लगे हुए हैं। केमिस्ट्री में तो मोल में डिफाइन करते हैं, ठीक है। राइट डाउन पार्थ। डन। ओके, अब देखो मोल केमिस्ट्री में मोल में डिफाइन करते हैं ना मास की। देखो केमिस्ट्री में तो सब लोग जानते हैं कि हम लोग मोल में ही डिफाइन करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? देखो केमिस्ट्री में मोल में डिफाइन करते हैं, तो अब जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, इसका मोल डिफाइन कर दिया। 1 मोल कुछ भी हो, हमने हीट दिया इसको dq, इसका टेम्परेचर चेंज हो गया dt, तो हम इस बार dq लिखेंगे NCM dt। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, NCM, यहाँ पे cm क्या है? इट इज मोलर हीट कैपेसिटी। तुम C जो पहले जनरल था उसको NCM लिख सकते हो, उसमें मान लो n मोल्स हैं तो C तो NCM था ना एवरीबॉडी। तो ये 1 मोल के लिए डिफाइन किया। तो अब देखो क्या है, n यदि 1 है, dt इज इक्वल टू 1 है, और dq उस केस में C आएगा, cm। तो कैसे डिफाइन करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी को, बताओ? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू टेन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। ऐसा डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, पहले इसको लिख लो। डन, ठीक है। ऊपर स्क्रॉल करूं? ठीक है, डन एवरीबॉडी। ओके, ये सबने लिख लिया एवरीबॉडी?
एवरीडी सबने लिखा? ओके, राइट डाउन। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको पर यूनिट मास पर ग्राम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास dq हीट तुमने दिया और तुम चाहते हो dt टेम्परेचर राइज आए उसके अंदर, तो तुम ऐसा भी तो लिख सकते हो, इट इज गिवन मास इनटू हीट कैपेसिटी पर ग्राम इनटू dt। इज दैट क्लियर? यहाँ हीट कैपेसिटी 1 पर ग्राम डिफाइन किया हमने। इज दैट क्लियर? रिटन ओम। ओके, तो पर ग्राम भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मास तुम्हारा 1 ग्राम है, तो और dt 1 है केल्विन, तो dq आ जाएगा तुम्हारा cp पर ग्राम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर ग्राम कैसे डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। इज दैट क्लियर? तुमने इसको ms डेल्टा टी पढ़ा होगा, ms डेल्टा टी, q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, यदि पहले पढ़ा होगा। स्पेसिफिक सीधा s लिखते हैं वहां पे। रिडन सिद्धेश, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, वैसे s लिख देते हैं ms डेल्टा टी। ठीक है, तो वही s स्पेसिफिक पर ग्राम होता है वहां पे। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो W मास ऑफ सब्सटेंस है। तुमने ये पुराना कन्वेंशन पढ़ा होगा। ठीक, यहाँ मैंने इसको ऐसे लिखा है क्योंकि केमिस्ट्री में C ही लिखते हैं इसको। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C लिखते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट वही है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of 1 gram of a substance by 1 Kelvin. Written everyone? ठीक है, W is mass of substance. W is mass of substance. ठीक है कल्पेश? Written everyone? Cp is specific heat capacity per gram. It is heat capacity per gram, जिसको तुम लोग पहले S पढ़ते थे। इसको पहले S पढ़ते थे ना, वही चीज है। डन एवरीबॉडी? ओके, अभी इसमें कुछ हीट कैपेसिटी जो मोलर है उसमें भी दो प्रकार है।
तो कई बार देखो क्या होता है, फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है तो कहते हैं फिर इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते, वैसा वाला सीन है यहाँ पे, जिला टाइप के इतने सारे टर्म्स हैं। देखो मोलर हीट कैपेसिटी भी दो तरह का होता है, एक बोलते हैं सीपी और एक बोलते हैं सीवी। सीपी सीवी नाम सुना है? इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि कांस्टेंट प्रेशर रखे तो इसको बोलते हैं सीपी। कई जगह पे सीपीएम लिखते हैं, सीवीएम लिखते हैं, मतलब मोलर एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एक्सचेंज जब तुम करोगे कांस्टेंट डीक्यूपी का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये एनसीपी डीटी होगा। और ये तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे डीक्यूवी, तो ये एनसीवी डीटी होगा। ठीक है। और ऐसे तो ये एनसीएम डीटी नॉर्मली होता है बिना कोई कंडीशन के। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे, यहाँ पे पी कर दोगे तो ये सीपी हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम कर दोगे तो सीवी हो जाएगा। Everybody, is that clear now? Okay, write it down then. डन। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा है क्या क्या? अभी तक हमने पढ़ा हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। तो हमने बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, और वेरिएबल्स हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। तो अभी हमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स ये लिख लिया है क्या? ओके, राइट इट डाउन देन। यहाँ पे लास्ट पेज यानी यहाँ। ओके, तो आगे बढ़े ना। देखो ये सारे वेरिएबल्स हमने पढ़े, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स पढ़ना है। एवरीडी बोर तो नहीं हुए हो ना, या रिवीजन कर ले? बोर हो गए क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो एवरीबॉडी, व्हाट हैव वी कवर्ड टुडे? लेट अस रिवाइज दैट। अच्छा, होमवर्क मैं कहाँ से दूं, ये भी तो देखना होगा मुझे। हम्म, ठीक है। अभी होमवर्क एक्चुअली नहीं बन पा रहा है अभी अच्छे से, तो नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में भी कुछ होमवर्क नहीं रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा आगे से, ये होमवर्क है ये। सी अभी रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने किया क्या है, व्हाट हैव वी डन टुडे। सी बेसिकली वी स्टार्टेड विद इंटरनल एनर्जी, कुछ याद आ रहा है? हमने स्टार्ट इंटरनल एनर्जी से किया था। इंटरनल एनर्जी पे इस बात पे बात करी थी कि भाई यदि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है? याद आ रहा है एवरीबॉडी? यदि क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है? अब तो बताओ। तो देखो इसका जवाब है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड करता है। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, तो यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा ना इंटरनल एनर्जी। जैसे वाटर को इवापोरेट कर दो तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, फेज बदल दो। फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने Cl2 को डिसोसिएट करके Cl एटम में कन्वर्ट कर दिया था, याद है?
एवरीबॉडी, तो वहां भी तो बढ़ गया ना इंटरनल एनर्जी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड तो करता है, तो कब तक, जब तक कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो जाए, जैसे बॉन्ड टूट के नया कुछ बन जाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फेज चेंज हो जाए, इस तरह की बातें हैं, तो वहां पे इंटरनल एनर्जी जो है डिपेंड चेंज हो जाता है सेम टेम्परेचर पे रहने के बावजूद, राइट। अब उसके आगे यदि हम बात करने की कोशिश करें तो हमने वर्क पढ़ा था, याद है, तो वर्क हमने पढ़ा माइनस पी एफ डी एल, जिसको हम लिख रहे थे माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। तो माइनस एफ डी एल वाली बात तो आई थिंक सबके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, सेट हो गई होगी, व्हाई हैव वी रिटन लाइक दैट, ठीक है ना एवरीबॉडी। माइनस पी डीवी वाली बात तो सबके दिमाग में सेट हो ही गई होगी कि माइनस पी क्यों लगाया था वहां पे, एक्सपेंशन में नेगेटिव करने के लिए लगाया था और कंप्रेशन में पॉजिटिव करने के लिए लगाया था, साइन कन्वेंशन को सूट करने के लिए। फिर वर्क डन अंडर, वर्क डन क्या होता है ऑलरेडी, वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी कर्व, आई थिंक इट इज क्लियर। वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल पी डीवी माइनस पी डीवी का इंटीग्रल, जो कि एरिया अंडर था कि पीवी कर्व आएगा। फिर हमने एरिया को देखा, निकाला, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में पीवी और वीपी इंटरचेंज कर दे तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमको रटना नहीं है कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा या क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा, है ना, वो हमको देखना है, एनालाइज करना है, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस हमने कुछ कर लिए। उसके बाद क्या किया, उसके बाद तो हीट ही पढ़ा है हमने ना, ज्यादा कुछ तो इतना नहीं किया है हमने, हीट ही पढ़ा है ना। तो हीट क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है, राइट। फिर हमने हीट कैपेसिटी डिफाइन किया, तुम एक सिस्टम को हीट दो तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, तो हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो सेम हीट देने पे, हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, टेम्परेचर चेंज कम होगा, इसलिए बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इज दैट क्लियर। जैसे मान लो कैपेसिटी होती है ना सबकी अपने अपने खाने की, एक हो सकता है 5 समोसा खा के भी उसको कोई फर्क ना पड़े और किसी का 2 से ही पेट भर जाए, तो अपनी अपनी कैपेसिटी है ना। इज दैट क्लियर। सो लाइकवाइज हीट एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। इज दैट क्लियर। तो यदि हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो चेंज इन टेम्परेचर कम होगा। Okay. तो एक हीट कैपेसिटी हमने डिफाइन किया था, जनरल, जनरल हीट कैपेसिटी, कि तुम लेट्स से dt रखो 1 तो dq विल बी cm, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। एक हो जाता है फिर मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, एक मोल के लिए डिफाइन करो, एक मोल तुम्हारे पास सब्सटेंस है, उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना है तो कितना हीट लगेगा, वो हीट कैपेसिटी हो गया मोलर। पर ग्राम डिफाइन कर सकते हो, 1 ग्राम के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना है तो कितना हीट लगेगा, दैट इज पर ग्राम, ठीक है। मूविंग ऑन, और भी हम मोलर हीट कैपेसिटी को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए, वो सीपी होगा, और उसी तरह से सीवी भी हो जाएगा। तो कोई डाउट है एवरीबॉडी आज की क्लास में। देखो आज हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, तो मेरी देखो तो बहुत सारे टर्म्स कहाँ पढ़े हैं, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, ऐसा कुछ नया नहीं आया है तुम्हारे पास क्योंकि तुम पहली बार सुन रहे हो। इज दैट क्लियर। ऐसा कोई टर्म आया है क्या जो तुम पहली बार सुन रहे हो। These all terms are मतलब are something you are already familiar with। तो आज की क्लास में कोई डाउट है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, वर्क डन वाले क्वेश्चंस कर लेना, जो वर्क डन वाले हैं ना, एरिया अंडर पीवी कर्व वाले क्वेश्चंस, वो कर सकते हो, मुझे देखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे हैं वो ढूंढ के कर सकते हो। ऑर्गेनाइज तो तभी होगा, एनवस्थी से भी कर सकते हो, जहां भी मिल जाए तो एनवस्थी में मिल जाएंगे, आराम से कर सकते हो वहां से। और ऊपर स्क्रॉल करें, पीडीएफ, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, होगा तो भेज दूंगा। हाँ ग्रुप की पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं। और ऊपर स्क्रॉल करूं क्या, और किसको स्क्रॉल करवाना था, और ऊपर करूं क्या। ए नमस्ते, गैसेस स्टेट का मैं पूछ लेना, एक्चुअली सारे बच्चे करते नहीं है, और एक्चुअली क्वेश्चन डिस्कस करने में बड़ा टाइम लग जाता है, ऐसे ही पूछ लेना, टाइम होगा वी विल डू दैट।
Everybody done? ठीक है, then goodbye, we'll meet in the next class. Happy New Year, Happy New Year.